रात के तकरीबन 1:30 बजे एक 58 साला खातून को अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया। चेहरा पीला, जर्द, पेट में शदीद दर्द, बार बार मतली और कै, बुखार। इब्तदाई टेस्ट से पता चला कि जिगर की नाली बंद है और बाइल सारा जिस्म में जमा हो रहा है। वक्त कम था और ख़तरा बढ़ा। फौरी तौर पे ERCP तजवीज़ की गई। महज 45 मिनट के इस प्रोसीजर ने न सिर्फ इसकी जान बचाई बल्कि एक नई जिंदगी दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशन एंडोस्कोपिस्ट। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, और मैं एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन में काम कर रहा हूँ। आज के वीलॉग में हम बहुत अहम बात करेंगे जो है एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जो सादा भी है और ज़िंदगी बचाने वाला। ERCP ये सिर्फ एक तशखीसी अमल नहीं है बल्कि एक मुकम्मल इलाज भी है। ये सबसे पहले बात करते हैं ERCP है क्या। ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेडेड कोलेंजियोपेंक्रेाटोग्राफी एक ख़ास किस्म की एंडोस्कोपी है जो साइड व्यूइंग है, जो जिगर की पित्ते, बाइल डक्ट और लबलबे की नालियों के मसाइल की तशख़ीस और इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक कम वक्त लेने वाला लेकिन इंतहाई मौसर प्रोसीजर है। ERCP क्यों किया जाता है? ये प्रोसीजर कई सूरतों में किया जा सकता है। मसलन पथरी अगर आपके पित्ते में थी जो कि बाइल डक्ट में अगर फंस गई, बाइल डक्ट या पेंक्रियाज में सोजिश या रुकावट, पेंक्रियाज या बाइल डक्ट का कैंसर, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग टेलेंजाइटिस एक खास बीमारी है जिसमें जिगर की नालियों की तंगी हो जाती है, पोस्ट कोलिस्टेक्टमी जिगर की नालियों में तंगी या चोट जिसको हम पोस्ट कोलिस्टेक्टमी लीक कहते हैं, अगर वो हो जाए तो उसके लिए भी ERCP की जाती है। ERCP कैसे की जाती है? ये प्रोसीजर अस्पताल में किया जाता है। अमूमी तौर पर सिडेशन या हल्की बेहोशी में ये किया जाता है। मरीज पेट के बल लेटता है, एक बारीक कैमरा एंडोस्कोप मुंह के जरिए मैदे और फिर डोडेनम तक, छोटी आंत तक ले जाया जाता है। एम्पुला ऑफ वेटर ये एक खास छोटा सा वाल्व होता है जो कि आंत में जिगर का सुफरा लेके आ रहा होता है, उस नाली के साथ अटैच होता है जो जिगर और आंत को अटैच करती है। यहाँ से एक ख़ास किस्म की वायर पास की जाती है इनिशियली, जिसके साथ में ख़ास रंग का कंट्रास्ट डाई दाखिल किया जाता है और वो कंट्रास्ट जो एक्सरे पे नज़र आता है। फिर एक्सरे से लेकर बाइल और पेंक्रियाटिक की नालियों का जायज़ा लिया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो पथरी निकाली जा सकती है, स्टेंट डाला जा सकता है, रुकावट या तंगी को खोला जा सकता है। अगर इस टेस्ट के फ़वाइद की बात की जाए तो वो बेतहाशा हैं। इस टेस्ट की मदद से तशख़ीस और इलाज एक साथ किए जा सकते हैं। ERCP में बग़ैर किसी पेट को खोले हुए खुली सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। आप मुंह के ज़रिए ही जाके जिगर के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाता है। अब अगला सवाल ये होता है कि क्या इस टेस्ट के कुछ मुमकिन खतरनाक खतरात भी हो सकते हैं? अब अगला सवाल ये हो सकता है कि इस टेस्ट के कुछ मुमकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो जी हाँ, पेंक्रियाटाइटिस 5 to 10% लोगों में हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस, लबलबे की सोजिश, कोलेंजाइटिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है या आंत का फटना हो सकता है। लेकिन ये खतरात अगर किसी अच्छे काबिल डॉक्टर, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के हाथ में बहुत कम होते हैं इस तरह की पेचीदगियाँ। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब करवाना चाहिए। कुछ अलामात ऐसी हैं जो फौरी ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। शदीद पेट में दर्द, यरकान, बुखार के साथ दर्द, कै और ग़िज़ा हज़म न होना। इस टेस्ट को करवाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? जी, ERCP से पहले आपको खाली पेट 8 से 10 घंटा खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। खून पतला करने वाली अद्वियात बंद की जा सकती हैं जो डॉक्टर के मशवरे से शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए ख़ुसूसी एहतियात बहुत करना ज़रूरी है। प्रोसीजर के बाद चंद घंटे अस्पताल में रहना पड़ सकता है। ERCP एक जदीद, महफूज और मौसर तरीका इलाज है जो न सिर्फ पथरी, जिगर की नालियों या पेंक्रियाज के मसाइल की निशानदेही करता है बल्कि फौरी तौर पर इसका इलाज भी मुमकिन बनाता है। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को पेट का शदीद दर्द, यरकान या बाइल डक्ट से मुताल्लिक कोई मसला है तो फौरी तौर पे किसी भी मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करें। अब बात करते हैं कि आपको
क्या क्या ज़रूरी टेस्ट हैं जो ERCP के से पहले आपको करवाने पड़ सकते हैं? जी, ERCP से पहले आपको जब कभी भी ERCP का टाइम दिया जाता है तो आपको ये बताया जाता है कि आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, PT-INR, खून पतला करने के टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C एंड HIV, अगर मरीज को दिल का कोई आर्जा हो या मरीज को फेफड़ों का कोई आर्जा हो तो फौरी तौर के ऊपर उसको कार्डियक फिटनेस ज़रूर लेनी चाहिए और पल्मोनरी फिटनेस ज़रूर लेना चाहिए। फिर ऐसे मरीज को एनेस्थीसिया की एवेल्युएशन करवाना बहुत ज़्यादा लाजमी है। प्री ERCP जब आपने एनेस्थीसिया से फिटनेस लेके आना है और एनेस्थीसिया का डॉक्टर आपसे मिलेगा तो अक्सर ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप ERCP के लिए आते हैं तो आपको कहा जाता है आप खाली पेट आएँ, लेकिन आप उस दौरान अपना जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं वो भी लेना नहीं याद रखते। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस दिन आप ERCP के लिए आएंगे, चाहे आप खाली पेट हों, चाहे आपने कुछ ना खाया हो, 6 से 8 घंटे का फाका हो, लेकिन एक सिप ऑफ वाटर के साथ अपनी ब्लड प्रेशर की अद्वियात ज़रूर लें। जी हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब ERCP के लिए आएंगे तो अगर आप खून पतला करने की दवाई लोप्रिन या लोप्लैट या वारफरिन जैसी कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको वो कुछ अद्वियात फौरी तौर पे बंद करनी चाहिए। लोप्लैट और वारफरिन कम से कम 5 दिन पहले बंद करनी चाहिए ताकि दौरान ERCP ब्लीडिंग का रिस्क कम से कम हो। IV हाइड्रेशन, जो अस्पतालों में मरीज दाखिल होते हैं, हम उनको कहते हैं कि क्योंकि मरीज बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होता है और NPO होता है, कुछ खा पी नहीं रहा होता, तो हम अपने जूनियर डॉक्टर्स को कहते हैं कि उसको एम्पल अमाउंट ऑफ फ्लूइड पहले ERCP के, उसके दरमियान और उसके बाद ज़रूर दें ताकि पोस्ट ERCP पैंक्रियाटाइटिस और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हों। लबलबे की सोजिश से बचने के लिए हम आपको पर रेक्टल सपोस्ट्रीज पेन किलर्स की दे सकते हैं या ERCP के बाद IV नॉन स्टेरॉइड्स का कुछ इंजेक्शंस लगा सकते हैं जिसके साथ सोजिश कम हो सकती है। ERCP के बाद भी जब आपको होश आ जाएगा तो आपका डॉक्टर आपकी ERCP के हवाले से आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आपने आगे भी कितना अरसा 1 से 2 घंटे, 3 घंटे या अगले 24 घंटे खाली पेट रहना है और IV फ्लूइड्स के ऊपर रहना है। ERCP एक आसान और बड़ा इजी प्रोसीजर है, लेकिन विद गुड हैंड्स और एक्सपीरियंस हैंड्स अगर आप ये किसी ऐसे डॉक्टर से करवाते हैं जो इस काम में माहिर नहीं है और उसका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है किसी बड़े अस्पताल का, तो इसके साथ शदीद पेचीदगियां भी मुमकिन हैं और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसके साथ आपकी जान भी जा सकती है। तो ERCP कराने से पहले अपने डॉक्टर जिसने ERCP करनी है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात करें और इससे पहले आपने तमाम चीज़ें ये ज़रूर अपने जहन में अपने डॉक्टर से बात करें कि इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी डिस्पोजेबल हों। अगर आप रीयूज चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं या आपका डॉक्टर, तो आपके प्रोसीजर के दौरान पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं, आपके पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है और ये कोई एक सस्ता प्रोसीजर नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर नहीं है। तो आप एक मुनासिब और सही चीज़ों के साथ, एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ, साफ़ सुथरे माहौल में सही ERCP ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं कि पित्ते की पथरियां और ERCP का क्या ताल्लुक है। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि पित्ते की जो पथरियां हैं, अक्सर जो छोटी पथरियां होती हैं उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कुछ नहीं कह रही, तो आप इसका कुछ ना करें। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम पित्ते के पथरियां होती हैं, हम जब भी कोई चिकनाई खाते हैं तो पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो जूस बाइल का सुफरा अंतड़ियों में फेंकता है। जब वो अंतड़ियों में फेंकता है और अगर वहाँ पे पित्ते में पथरियां हों तो उनमें से कुछ पथरियां निकल के जिगर की नाली में आ सकती हैं। तो आपको फिर इस सूरत में लबलबे की सोजिश, जिगर की सोजिश, लिवर एब्सेस और फिर आपको ERCP करवाना पड़ सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको पित्ते में पथरियां हैं तो आप बराए मेहरबानी बजाय ये कि कल को आपके 2 प्रोसीजर्स हों, 2 ऑपरेशंस हों, पहले आप ERCP कराएं
اور اس کے بعد پتے کا آپریشن کریں تو آپ سلیکٹیولی الیکٹیولی چوز کر کے کسی اچھے سرجن سے پہلے پتے کا آپریشن بھی کرا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ پلیز چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور تمام لوگوں کو جن کو ضرورت ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. شکریہ.